हेलो विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के लिए सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन में कार्ल मार्क्स का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताऊंगा। कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के पहले भी अनेक विद्वान संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन के मूल कारक के रूप में वर्णन करते थे। स्वयं मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की धारणा को फ्रांसीसी विद्वानों से अपनाया था। अर्थशास्त्र के गुण तत्वों को उसने अंग्रेज राजनैतिक अर्थशास्त्रियों से अपनाया एवं इन्हीं की प्रेरणा से इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया। उसने जर्मनी के दार्शनिकों से भौतिकवाद का दर्शन अपनाया एवं आम जर्मन विद्वानों से विश्लेषण की ऐतिहासिक पद्धति अपनाई एवं फ्रेडरिक हेगल, जिन्होंने फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड से द्वंद्व डायलैक्टिक्स की धारणा अपनाई। इस अर्थ में मार्क्स की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने असंगठित विचारों को संगठित किया एवं मानव इतिहास अथवा सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर की। यह मुहावरा ऐतिहासिक भौतिकवाद उसने कभी प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसके मरने के बाद उसके शिष्यों और उसके दोस्तों ने संक्षिप्त बोध के लिए इसका प्रयोग किया। मार्क्स ने स्वयं को कभी समाजशास्त्र का विद्यार्थी नहीं कहा, परंतु जिस तरह से दर्शन वालों ने उसे दार्शनिक, राजनीति शास्त्र वालों ने उसे राजनीति शास्त्री बना दिया, उसी तरह समाजशास्त्र वालों ने उसे समाजशास्त्री बना दिया। स्वयं अपने को उनके बराबर ही राजनीतिक अर्थशास्त्र का छात्र कहा। मार्क्स के अनुसार समाज में लोग उनकी अर्थव्यवस्था, राजनीति, परिवार, विवाह, नियम, कानून, आदर्श, उनके अंतर संबंध और एक भौतिक परिवेश होता है। उस समाज के चरित्र अथवा मूल लक्षणों का निर्धारण लोगों की संख्या, उसके भूगोल, नियम, कानून से नहीं होता है, बल्कि अर्थशास्त्र के आधार पर होता है। बाकी कारक भी प्रभाव डालते हैं, परंतु वे बराबर ही अर्थशास्त्र के प्रभाव से गौण होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम भारत और पाकिस्तान के समाजों की तुलना करें, जो 42 साल पहले एक ही थे, तब पाएंगे कि उनकी जनसंख्या का घनत्व तो लगभग समान है। उनकी बोलियां एक दूसरे से मिलती जुलती है, उनका भूगोल लगभग समान है, परंतु दोनों समाजों के मूल लक्षण एक दूसरे से बहुत अलग है। यदि एक समान उदाहरण लें तो पाएंगे कि पाकिस्तान में बार बार सरकार गिरती है और सैनिक शासन होता है, परंतु इसके विपरीत भारत में चुनावों से ही शासन बदलता है और सेना ज्यादातर बैरकों या सीमाओं पर रहती है। वस्तुतः यह अंतर दोनों देशों की भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं, आर्थिक संरचनाओं और आर्थिक प्रणालियों के कारण है। इसलिए मार्क्स ने कहा कि समाज के मूल चरित्र का निर्धारण आर्थिक प्रणाली अथवा उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन से होता है। आर्थिक प्रणाली के दो हिस्से होते हैं, एक उत्पादन की शक्तियां यानी प्रौद्योगिकी, कच्चा माल का स्वरूप, ऊर्जा के स्रोत, काम करने वाले लोगों के श्रम विभाजन का तरीका और इनको लगाने के तरीके। समाज के लोगों का इन उत्पादन के स्रोतों और शक्तियों से जो संबंध होता है उसे उत्पादन के संबंध या संपत्ति के संबंध या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। यदि ये सार्थक रूप से असमान हुए तो इन्हीं से वर्गों का गठन होता है
अर्थात एक वर्ग में जितने लोग होते हैं उनका उत्पादन की शक्तियों के साथ एक समान संबंध होता है। यानी एक वर्ग में यानी वे सभी या तो इसके मालिक होते हैं या इसकी मैनेज करने वाले होते हैं या फिर इनके अधीन काम करने वाले होते हैं। इस तरह अलग अलग वर्गों के उत्पादन की शक्तियों या संपत्ति के अलग अलग संबंध होते हैं। समाज में न तो वर्ग विभाजन बराबर रहा है और न ही ये बराबर रहेगा, परंतु वर्ग विभाजित समाजों में अनेक वर्ग होने के बावजूद दो मूल वर्ग होते हैं। एक वर्ग वह जो संपत्ति का या उत्पादन की शक्तियों का सबसे बड़ा मालिक होता है। दूसरा वर्ग वह जो उत्पादन की शक्तियों के रूप में सबसे अधिक काम करता है। मार्क्स ने कहा कि इस समाज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो आधार संरचना बेस स्ट्रक्चर और दूसरा अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर। आधार संरचना में उत्पादन की सभी शक्तियां और आवश्यकताएं तथा उत्पादन के सभी संबंध और इनके स्वरूप अर्थात वर्ग सम्मिलित होते हैं। अधिसंरचना में राज्य, सरकार, कानून, विचारधारा, धर्म, नियम, कुल, परिवार, विवाह यानी वे सभी चीजें जो अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी का अंग नहीं होती, वे अधिसंरचना में शामिल होती हैं। मार्क्स ने दो प्रकार के कारकों एवं शक्तियों की भी कल्पना की। एक वस्तुनिष्ठ कारक ऑब्जेक्टिव फोर्स और फैक्टर्स, दूसरा वैश्विक कारक अथवा सब्जेक्टिव फोर्स और फैक्टर। वस्तुनिष्ठ वह है जिसका वास्तविक अस्तित्व है और जो मनुष्य की इच्छा अथवा चेतना पर निर्भर करता है। वैश्विक वह है जो मनुष्य की इच्छा, चेतना और तैयारी पर निर्भर करता है। मार्क्स ने समाज में बदलाव के सिद्धांत को भौतिकवाद, मैटेरियलिज्म की नीति अर्थात यह मान्यता कि इस जगत में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, समस्त चेतना और विचार का जन्म भौतिक अवस्थाओं में होता है, यह कि भौतिक अवस्थाओं का ही यथार्थ है, बाकी आधारहीन है एवं द्वंद्वात्मकता डायलैक्टिक्स की पद्धति पर अर्थात दो विपरीत शक्तियों एवं तथ्यों में द्वंद्व होता है एवं इनमें एकता भी रहती है। परिवर्तन की गति असमान होती है। परिवर्तन क्रमिक निरंतरता एवं अक्रमिक उछाल के आधार पर होता है। सामान्य परिवर्तन अंततः गुणात्मक परिवर्तनों को जन्म देते हैं। अंततः नई शक्तियां जरूर विजयी होती है, परंतु इसके पहले सापेक्षिक शक्ति संतुलन से द्वंद्व का निराकरण होता है और यह कि शांति के काल वस्तुतः सापेक्षिक शांति के काल होते हैं। मानव समाज के वास्तविक धरातल पर इसे लागू करते हुए मार्क्स ने यह कहा कि उत्पादन की शैली या तकनीक सबसे गतिशील होती है। इनके बदलने अथवा विकसित होने से समाज के साधनों की वृद्धि होती है। इसके चलते समाज के संपत्ति संबंध बदलते हैं। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण समाज के साधन बढ़ते हैं और इसके लिए सार्थक द्वंद्व छिड़ जाता है। अंततः मजबूत और कमजोर वर्गों के उदय से यह संघर्ष तात्कालिक तौर पर समाप्त होता है। वर्गों का उदय संपत्ति के स्रोतों पर असमान नियंत्रण से होता है। इसलिए मार्क्स ने कहा कि संपत्ति के असमान संबंधों में विरोध होता है जो वर्ग संघर्ष का कारण है। मार्क्स ने कहा कि मानव इतिहास को युगों
में बांटा जा सकता है। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एक युग में आमतौर पर समान होता है। अब इसी सेकंड पार्ट में मैं इसको जो बाकी है उसको मैं समाप्त करूंगा। तब तक थैंक यू।